हेलो दोस्तों, टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत है। तो टारगेट बैच में आज से हम शुरू करें जीएस वाला पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, हालांकि राज्य व्यवस्था थोड़ा और विस्तार से होता है, लेकिन मुख्यतः संविधान हम देखेंगे तो उससे हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा आता है संविधान, भारत का संविधान। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान मतलब समान नियम। ठीक है, एक ऐसी कानून की किताब जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है, उसे क्या बोलते हैं? संविधान। ना, भारतीय जो संविधान है वो क्या सर्वोच्च है। भारत में कुछ भी प्रशासन चल रहा हो, केंद्र सरकार कैसे कार्य कर रही है, राज्य सरकार कैसे कर रही है, न्याय व्यवस्था कैसे कार्य कर रही है, ठीक है, हर चीज, या फिर संसद के सत्र कैसे आयोजित हो रहे हैं, राज्य विधानसभाओं के सत्र कैसे आयोजित हो रहे हैं, चुनाव कैसे हो रहे हैं, सरकारें कैसे बन रही हैं। ठीक है, कभी सरकारें टूट रही हैं तो कैसे टूट रहे हैं, कैसे राष्ट्रपति बन रहे हैं, कैसे उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, ये सब नियम किस में लिखे हैं? संविधान में। ठीक है, मतलब एक नियमों की ऐसी किताब है जो भारत में शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से आपने संविधान को समझना है। संविधान का अर्थ हो गया सभी पर समान रूप से लागू होने वाला कानून, उन कानूनों की एक ऐसी किताब जिसमें भारत के शासन संबंधी समस्त नियम दिए गए हैं, भारत में शासन प्रशासन संबंधी समस्त नियम दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान आप समझ गए। संविधान में देखो, कुल यदि आप चर्चा करते हैं, कुल वर्तमान में देखो 12 अनुसूची हैं। ठीक है, 12 अनुसूची हैं, इसके अलावा 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं और साथ ही 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395 क्या है? अनुच्छेद है। देखो, जो नए अनुच्छेद जोड़े भी, अब कई सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर नेट में तो 465 दिखा रहा, 472 दिखा रहा, अनुच्छेद हर बार जोड़ रहे हैं। देखो, जुड़ रहे हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कभी परिवर्तन नहीं होता है। केवल अनुसूचियां इसमें अतिरिक्त जोड़ी गई हैं, जो 8 से 12 हो गई हैं। बाकी जो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं ना, वो इन्हीं के टुकड़ों के रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे माना अनुच्छेद 39 है तो 39 का क जोड़ दिया उसमें संशोधन से। ठीक है, जैसे अन्य कोई अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 21 है तो उसमें 21 का क जोड़ दिया। इस तरह से जुड़ गए ना। लेकिन है कितने अनुच्छेद? अभी भी 395 अनुच्छेद ही उसमें। ठीक है, तो उसमें जो अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई हैं, वो अतिरिक्त अनुच्छेद जो जोड़े गए हैं, उनको मिलाकर उनकी संख्या 450 से ऊपर चले जाती है। धीरे धीरे वो तो बढ़ती रहेगी। देखो, अभी नारी शक्ति बंधन विधेयक था, 2 अनुच्छेद में संशोधन हुआ तो 2 वहां भी बढ़ गई, है ना। एक अनुच्छेद 330 में संशोधन हुआ, 332 में संशोधन हुआ। तो हमेशा इस तरह से अनुच्छेद क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें देखो 22 भाग हैं। 22 भाग यानी कि क्या है? अध्याय हैं। ठीक है, ये क्या है? एक हिसाब से अध्याय हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा ना, कोई पाठ्य पुस्तक आती थी तो उसमें सबसे पहले क्या होती थी? यहाँ पर इंडेक्स होता था। ठीक है, इंडेक्स होता था, इसमें लिख रहा था ना, चैप्टर 1 अध्याय 1 फलाना। ठीक है, पेज नंबर 1 से 11, चैप्टर 2 फलाना, पेज नंबर यहाँ से यहाँ, इस तरह से अध्याय होता था ना। तो उसी अध्याय की भूमिका कौन निभाता है? एक तरह से मतलब ये संवैधानिक भाषा नहीं है अध्याय, उसको संवैधानिक भाषा में आप भाग ही बोलेंगे। ये समझाने का एक, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उसमें क्या है, 22 अध्याय हैं, 22 पार्ट हैं, 22 लेसन है। ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं। मतलब 22 लेसन में आपको अलग अलग लेसन में अलग अलग चीजें, जैसे माना भाग 1 है तो भाग 1 यानी कि पाठ 1। अब पाठ 1 में कौन कौन सा टॉपिक दिया है, वो उसके अनुच्छेद हो गए। ठीक है, पाठ 1 में या फिर भाग 1 में या अध्याय 1 में जो नियम दिया गया है, वो नियम क्या हो जाएगा? अनुच्छेद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनुच्छेद। जो अनुसूचियां हैं, ये पृथक हैं थोड़ा। ठीक है, इनमें विषय दिए गए हैं, इनमें कानून बनाने की शक्ति है, इनमें राष्ट्रपति नहीं, जो अन्य जो पदाधिकारी हैं वो शपथ कैसे लेंगे, मतलब इसके अतिरिक्त जो चीजें हैं वो किस में दी गई हैं? अनुसूची में। जैसे 22 भाषाएं हैं, ये सब चीजें किस में? अनुसूची में है। ठीक है, अनुसूची हम बाद में देखेंगे और संवैधानिक विकास भी हम बाद में देखेंगे। आप लोगों को मैं पहले संवैधानिक विकास पढ़ाया भी हूँ, तो अभी यदि आप लोग चाहें तो वहां से उसको पढ़ भी सकते हैं। हम सीधा चर्चा करेंगे भाग 1 पर। ठीक है, भाग 1 यानी कि अध्याय 1।
भाग एक, इसमें देखो 4 टॉपिक मिलेंगे आपको। भाग एक में क्या मिलेंगे? 4 टॉपिक, ठीक है। भाग एक क्या बोलता है? संसद और राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारतीय संघ है और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? भाग एक। अब तो आपको अलग से भाग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जितना संविधान हम पढ़ेंगे भाग सारे उसमें आते रहेंगे। तो भाग एक क्या बोलता है? संघ और राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत देखो अनुच्छेद 1 आता है, भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ऐसा क्या बोलता है भाग एक। यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया भी है, ठीक है, अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भाग दो क्या बोलता है? बाहरी बाहरी क्षेत्र का प्रवेश, बाहरी क्षेत्र का प्रवेश। भाग तीन, सॉरी अनुच्छेद 2, ये अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? देखो 3 क्या बोलता है? आंतरिक जो हिस्से हैं राज्यों का गठन, पुनर्गठन, नाम, सीमा परिवर्तन, ये हो जाएगा भाग 3 में हो जाएगा। और भाग 4 क्या होगा? जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ठीक है, अनुच्छेद 2,3 के तहत किया गया संशोधन, के तहत किया गया संशोधन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक है, के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। देखो एज इट इज जैसा किताब में लिखा रहा है वो मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसा भारतीय संविधान की जो बुक है, ठीक है, जो आती है भारतीय संविधान की बुक आती है, एक बेयर एक्ट आता है, उसमें जो लिखा है वो एज इट इज मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा इसको परिवर्तित करके मैं लिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, है ना, अच्छे से आप इसको समझ पाए। इसके लिए इसको थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज करके मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि नए बच्चों के लिए भारतीय संविधान समझना थोड़ा जटिल होता है। संवैधानिक शब्दावलियां इतनी कठिन होती हैं, इतनी जटिल होती हैं कि आपको एकदम से समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, और खास तौर पर नए बच्चों को, ठीक है। नए क्या, पुराने बच्चों को भी संविधान, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ चुके होते हैं, एग्जाम निकाल चुके होते हैं, लेकिन उन्हें राज्य व्यवस्था का पता ही नहीं होता है चलता कैसे, क्यों रट्टा मार के चले जाते हैं, क्योंकि समझना बहुत जटिल है इसको। लेकिन बहुत आसान और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में शासन कैसे हो रहा है ये सब चीजें तो हम देखते हैं ना, प्रधान प्रधान है नियुक्त कैसे हो रहा है, या फिर नगर पंचायत है चुनाव कैसे हो रहा है, नगर पालिका है चुनाव कैसे हो रहा, या विधानसभा चुनाव कैसे हो रहा, लोकसभा चुनाव कैसे हो रहा, है ना। वैसे इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्टिंग कैसे है, थोड़ा सा उसको समझते हुए, थोड़ा सा उसको अतिरिक्त उसमें हम जैसे प्रयास करेंगे तो बनाते हैं उसको समझदार और इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देखो इसको अब हम समझते हैं। भाग एक हमने बोला क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि अध्याय 1 क्या हो जाएगा? संघ और राज्य क्षेत्र अध्याय 1 हो जाएगा। इस अध्याय के अंदर 4 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें बिंदु 1 है यानी कि अनुच्छेद 1 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ से क्या आशय होता है? ऐसे राज्यों का समूह जो कभी टूट नहीं सकते, ऐसे राज्यों का समूह जो कभी टूट नहीं सकते, ये क्या होता है? संघ। मतलब इसमें राज्यों को स्वतंत्रता तो है, वो कानून बना सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च क्या है? संघ है। इसमें सर्वोच्च क्या है? केंद्र है, ठीक है। और इसमें कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड को जब मर्जी अपना अलग देश बना लो या भारत से अलग हो जाओ, अलग नहीं हो सकते हो। जो इसका हिस्सा बन गया वो इसका हिस्सा हमेशा रहेगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जो कि एक अविभाजित संघ है, ठीक है। यहाँ पर कभी इसमें टूटने की संभावना नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? संघ भारत, ये हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 क्या होता है? माना देखो, ठीक है, इस तरह से हल्का भारत का मैप ले लो।
ठीक है, हल्का इस तरह से भारत ले लो। देखो यहाँ पर आता है सिक्किम, ये क्या है सिक्किम, ये क्या है सिक्किम, माना है देखो ये क्या है पाकिस्तान, ये क्या है पाकिस्तान, ये भी तो पहले भारत का ही हिस्सा था ना, जो अखंड भारत था उसका हिस्सा कौन था, पाकिस्तान भी था। तो पाकिस्तान यदि देखो, माना संसद को ये शक्ति है, संसद को ये शक्ति है कि यदि कोई बाहरी क्षेत्र जिसको विजित किया जाए, कैसे, एक आक्रमण द्वारा, माना हमने किसी आक्रमण किया, इसको जीत लिया और ये भारत में शामिल होना चाहता है, ठीक है, तो भारत में यदि शामिल होना चाहता है तो संसद को अधिकार है कि उसको भारत में शामिल करे। दूसरा देखो, एक तो आक्रमण द्वारा और दूसरा स्वेच्छा से यदि कोई भारत का हिस्सा बनना चाहता है, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई स्थान, ये जो भारत है हमारा, भारत संघ है, इससे बाहर का, ठीक है, सिक्किम भी अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा है, तो इससे बाहर का यदि कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है, माना पाकिस्तान भारत में शामिल होना चाहता है, या फिर नेपाल या फिर भूटान भारत में शामिल होना चाहता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जो भारत की सीमा में वर्तमान में नहीं आता है, वो भारत में शामिल होना चाहता है, तो संसद को ये अधिकार है कि उसको भारत के संघ, भारतीय संघ का हिस्सा बनाएगी। तो उसे क्या बोलते हैं, नए राज्यों का प्रवेश, उसे क्या बोलते हैं संवैधानिक भाषा में, नए राज्यों का प्रवेश या फिर नए क्षेत्रों का प्रवेश। दो तरह से हो सकता है, या तो भारत कहीं आक्रमण करे उसको जीत ले, या फिर वो देश या वो स्थान स्वयं से भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए, है ना, दो तरह से ये हो सकता है। तो ये क्या है देखो, बाहरी क्षेत्र का प्रवेश यानी कि नए राज्य का प्रवेश। अब ये आपने समझना है, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश मतलब यदि कोई बाहरी क्षेत्र हम जीतते हैं तो वो क्या हो जाएगा नया राज्य, इसका प्रवेश कौन करेगी, संसद। लेकिन जो भारत में राज्य वर्तमान में विद्यमान हैं, जैसे माना ये, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ठीक है, यहाँ पर आपको पंजाब मिल जाएगा, हिमाचल मिल जाएगा, उत्तराखंड मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा मिल जाएगा आपको, तो ये जैसे यूपी आ गया इतना, तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में किसी का पुनर्गठन करना है या इन्हीं राज्यों में से किसी नए राज्य का गठन करना है। जैसे उत्तराखंड का गठन हुआ उत्तर प्रदेश से, ठीक है, ऐसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना, झारखंड बना, ठीक है, बिहार से कटकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना, तो जैसे ये राज्य बनते हैं, आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना, मतलब जो इसके अंदर क्षेत्र विद्यमान है उसमें कोई परिवर्तन होना है, उसमें से किसी राज्य का गठन होना है, उसमें से किसी राज्य, माना उत्तराखंड के नाम परिवर्तन हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया, ठीक है, नाम परिवर्तन, या फिर सीमा परिवर्तन होता है, या फिर नए राज्य का गठन होता है। आंतरिक जो हमारे राज्य हैं, मतलब हमारे क्षेत्र के भारतीय संघ के जो राज्य हैं, उनमें से किसी नए राज्य का गठन होता है, ठीक है, उनमें से कोई नया राज्य बनता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन होता है, तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, अनुच्छेद 3 में, किसमें आएंगे, अनुच्छेद 3 में। तो राज्यों का गठन यानी कि जो भारतीय संघ का हिस्सा है ऑलरेडी जो ये भारत में, ये इतना भारत है देखो, इस भारत में जो शामिल है उसमें से किसी राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाए जाते हैं, जैसे यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया, समझ रहे होंगे ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो राज्यों को तोड़कर उनका गठन या फिर पुनर्गठन, किसी राज्य का पुनर्गठन कर दिया। अब देखो गठन उत्तराखंड का हुआ, लेकिन पुनर्गठन किसका हुआ, उत्तर प्रदेश का। इसके लिए कौन सा कानून लाया गया, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 हुआ ना पुनर्गठन। ये गठन पुनर्गठन, नाम, किसी का नाम परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल से हमारा नाम उत्तराखंड कर दिया राज्य का, और सीमा परिवर्तन। संसद को अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत कि वो किसी राज्य का गठन कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और सीमा परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो देखो बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश क्या है, अनुच्छेद 2, मतलब नए राज्य का प्रवेश जो होगा अनुच्छेद 2 में होगा, लेकिन नए राज्य का गठन, पुनर्गठन, ठीक है, ये सब किसमें, अनुच्छेद 3 में। ये कहां से होता है, जो भारत में विद्यमान है, और ये कहां से होता है, जो भारत के बाहर का क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को यदि हम कभी जीत लेते हैं, वैसे तो जीते ही हुए हैं, उसको जीतना क्या है, पर अगर पाकिस्तान को हम जीत लिए, उसको शामिल करेंगे तो वो भी एक राज्य बनेगा, यहाँ अलग देश थोड़ा ना रहेगा, तब एक राज्य बनेगा। तो जिस रूप में वो आएगा, मतलब माना एक नया राज्य बनेगा, तो नया राज्य कैसे बनेगा, अनुच्छेद 2 के तहत वो बनेगा। इसी अनुच्छेद 2 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 16 मई सन 1975
पहले देखो, पहले 35वां संविधान संशोधन क्या था? 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम। तो मैं इसको CAA इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आप भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, फिर पूरा लिख सकते हैं। 34वां होगा ये। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को भारत का मतलब भारत का सह राज्य बनाया, भारत का सह राज्य बनाया, भारत का सह राज्य बनाया तथा 16 मई 1975, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा था? 36वां CAA। सिक्किम क्या हो गया? भारत का पूर्ण राज्य बन गया, भारत का पूर्ण राज्य, ठीक है। सिक्किम क्या बन गया? भारत का पूर्ण राज्य बन गया। अब देखो, सिक्किम जो था, सिक्किम कहां पर है? ये सिक्किम है, यहाँ चाइना, इधर ये नेपाल है, यहाँ चाइना था, और यहाँ तिब्बत वाला जो एरिया है वो सब तिब्बत वाला एरिया है। तो इधर भी चाइना का कब्जा होगा, यहाँ चाइना ऑलरेडी है, ठीक है। इधर भूटान था तो छोटा देश था, ठीक है। तो सिक्किम उस समय क्या था? अलग था, भारत में शामिल नहीं था। यहाँ राज व्यवस्था चलती थी। उन्हें ये लगा, वहां के जो शासक थे उन्हें ये लगा कि कहीं चाइना हमको भी कब्जे में न ले ले, जैसे तिब्बत को कब्जे में ले लिया, कहीं चाइना सिक्किम को भी कब्जे में न ले ले। इसलिए वो भारत आए, भारतीय प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और बोला कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। भारत ने उसको जीता नहीं है, वो स्वेच्छा से भारत में शामिल हुआ। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो संसद में एक विधेयक लाया गया, ठीक है। कौन सा था वो? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा सिक्किम को 1 साल के लिए पहले सह राज्य बनाया। सिक्किम वालों को बोला भाई देख लो, भारत में रह लो 1 साल, तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ का, यहाँ की व्यवस्था तुम्हें अच्छी लगती है, शासन व्यवस्था अच्छी लगती है, आप लोग यहाँ के अनुसार ढल सकते हैं, सारी चीजें, मतलब अब एक नया राज्य, एक भारतीय राज्य और एक दूसरा राज्य, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन तो होंगे, वहां राज व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्रात्मक शासन है, ठीक। तो मैंने बोला भाई देख लो, तुम्हें अच्छा लगता है तो रह लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो 1 साल बाद सिक्किम ने बोला नहीं जी ठीक है, हमें तो भारत में बढ़िया लग रहा है, वहां से ऊपर से चाइना चमगादड़ का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर दे पता नहीं, है ना। वैसे इतने छोटे छोटे होते, पता नहीं कब घरों में घुस जाए। तो सिक्किम ने बोला भाई हम ठीक है, भारत में ही शामिल होना, पूर्णतः शामिल होना चाहते हैं। तो 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया। ये आप समझ गए यहाँ तक का? तो बाहरी क्षेत्र का प्रवेश देखो, अब तक का एकमात्र सिक्किम ऐसा क्षेत्र है जो बाहरी क्षेत्र भारत में प्रवेश किया है, वरना उससे पहले 1974 से पहले, 1974 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम क्या था? स्वतंत्र देश था, एक वहां पर राज व्यवस्था चल रही थी, एक रियासत टाइप की थी, ठीक है, एक रजवाड़ा टाइप का था। ये आप समझ गए बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश, और राज्यों का गठन, पुनर्गठन, नाम, सीमा परिवर्तन, ये भी आप समझ गए हैं। तीनों चीज आप समझ गए, अब तो इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा तो स्पष्ट वैसे ही बोला, देखो 2 और 3 के तहत क्या गया संशोधन, अनुच्छेद 368, ये क्या बोलता है? संविधान संशोधन के नियम है इसमें, ठीक है। संविधान संशोधन व्यवस्था इसमें दे रखी है, जो कि किसका? भाग 20 का हिस्सा है, भाग 20। तो अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, जब 20 आएगा वहां पर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको चर्चा हम नहीं करेंगे, बस इतना जान लो कि 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था है, जो कि भाग 20 का हिस्सा है। अभी हम भाग 1 पढ़ रहे, तो 20 में जाएंगे तो फिर वही अलग अलग बटना नहीं है हमको, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए, देखो कि अनुच्छेद 1 क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या होता है? जो कभी अलग नहीं हो सकते। अब जो भारतीय संघ का हिस्सा बन गया सो बन गया, वो कभी अब अलग नहीं हो सकता। ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि कोई अलग देश बन जाए इनमें से, ठीक है। दूसरा देखो, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? यदि भारत किसी देश को आक्रमण करके जीतता है, या फिर कोई देश या कोई स्थान स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 के तहत जो भारतीय संघ में भी राज्य शामिल है, इनमें से किसी नए राज्य का गठन होना है, किसी नए राज्य को किसी राज्य का पुनर्गठन होना है, किसी नए राज्य का निर्माण होना है, या फिर जो नाम परिवर्तन होना है, सीमा परिवर्तन होना है, ये सब किस में आएगा? अनुच्छेद 3 में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर संसद ने कैसे कैसे भारत में कौन कौन से राज्य बने हैं, कौन कौन से आयोग आए, हल्का सा उसमें चर्चा करते हैं, उस संबंध में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो,
पहले क्या था, अखंड भारत था, लेकिन 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान भारत से पृथक हो गया। ठीक है, यानी कि भारत का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। ठीक है, अब जब आजाद होता है तो इस काल में जो राज्यों की व्यवस्था थी उस पर पहले तो देखो, पहले क्या हुआ था, यहाँ पर 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय यहाँ पर क्या थी, 552 रियासतें। मतलब रियासतें यानी कि जहां पर राजशाही चल रही थी, अंग्रेजों का शासन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर राजा शासन कर रहे थे। जैसे एक रियासत उत्तराखंड में भी थी, कौन सी, टिहरी रियासत, उसने विलय किया था ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 1 अगस्त सन 1949 को उसने हस्ताक्षर किए थे। तो 552 यहाँ पर रियासतें थी। अब सब लोगों ने मिलकर किसको बोला, वल्लभ भाई पटेल को, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको बोला गया भाई आप लौह पुरुष हो। ठीक है, आप जाओ, सबको एक करो, जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम पूरे भारत में जाओ, सबसे बात करो, सबको क्या करो, भारतीय संगम में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर करवाओ। क्यों, क्योंकि देखो, माना ये भारत का मैंने यहाँ पर मैप बनाया था एक। ठीक है, इस तरह से मान लो हल्का सा भारत, ये हमने मैप बनाया था। तो माना देखो यहाँ पर कोई अलग देश होता तो बीच में कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है ना। पाकिस्तान यहाँ इतना अलग होके हमारे साथ, मतलब हमारा सरदर्द बना हुआ है, तो कोई बीच में होता तो फिर दिक्कतें आती। तो इन्होंने बोला कि जो भी भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, मतलब हालांकि शर्तें रखी गई थी उसके लिए, ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए शर्तें क्या रखी थी, देशी रियासतों को जो विकल्प दिए गए, कौन कौन से विकल्प थे। ठीक है, विकल्प, विकल्प क्या क्या दिए गए इनको। पहला विकल्प था देखो, पाकिस्तान में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरा क्या था, भारत में मिल जाए। और तीसरा था स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र रहें। अब देखो, पाकिस्तान में मिल जाए पहला विकल्प था, दूसरा विकल्प क्या था, भारत में मिल जाए, तीसरा था स्वतंत्र रहे। मतलब जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पर जो 552 देशी रियासतें थी, इनको बोला गया भाई या तो आप पाकिस्तान का हिस्सा हो जाओ, या फिर आप भारत का हिस्सा हो जाओ, या आप स्वतंत्र देश अपना बना लो, अलग से अपना देश एक स्थापित कर लो जहां पर तुम स्वयं से शासन करो। और भारत से क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा भाई इन 552 को तो जोड़ना ही जोड़ना है यहाँ पर, नहीं तो बाद में क्या करेंगे, पाकिस्तान है अलग हुआ तो आज देखो ना कहीं सारी घटनाएं वहीं से हमारे देश में होती हैं, तो उसका परिणाम क्या है, भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 552 रियासतें शामिल नहीं होती तो कहीं ना कहीं और भी समस्याएं उत्पन्न होती। तो पटेल साहब को भेजा, पटेल साहब ने सबसे हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन 3 ऐसी रियासतें निकली। एक आई जम्मू कश्मीर की, दूसरी आई जूनागढ़ की, तीसरी आई हैदराबाद की। ये तीनों क्या थे भाई, थोड़ा अकड़ वाले। इन्होंने नहीं जी हम तो नहीं होंगे शामिल। ठीक है, इन्होंने कहा हम शामिल नहीं होंगे। तो जो जूनागढ़ वाला था ये बोला हम पाकिस्तान जाएंगे। ठीक है, जूनागढ़ वाला बोला हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ की जो जनता थी, ठीक है, यहाँ की जो जनता थी, जनता क्या थी, भारत में शामिल होना चाहती थी, और राजा बोला मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। तो इसको देखो जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल कौन, जूनागढ़। यहाँ पर कौन सी थी, जूनागढ़ रियासत थी। दूसरी बारी आती है हैदराबाद की। हैदराबाद, हैदराबाद में जो निजाम थे, इन्होंने बोला नहीं जी हम भी पाकिस्तान जाते हैं, हम भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पटेल साहब ने क्या किया, अब ये चूंकि भारत के अंदर देशी रियासतों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी, मैंने आपको बताया ना, उन्हें तीसरा ऑप्शन ये भी दिया था कि वो तो पाकिस्तान में चले जाएं, या भारत में रह जाएं, या स्वतंत्र रह जाएं। तो यहाँ पर भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकती थी, यहाँ पर भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकती थी। ठीक है, जैसे ही जो राज्य भारत का हिस्सा हो गया, सेना कहां पर आएगी, वहां पर आएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं भेजी जा सकती थी सेना।
तो यहाँ पर क्या किया, सरदार पटेल साहब सेना को पुलिस के कपड़ों में ले गए, सेना को पुलिस के कपड़ों में ले गए। और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो यहाँ पर चलाया, ठीक है। और 17 सितंबर 1948, ठीक है, 17 सितंबर 1948 को इसमें पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत का हिस्सा बना दिया, अब ये 17 सितंबर 1948 डेट पूछ ली गई थी पिछले पुलिस के एग्जाम में, और लोगों को बड़ा भारी पड़ गया है। अरे कहाँ भारी है, ये तो बेसिक सा सवाल है, ठीक है। हैदराबाद का जो निजाम है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा है, उसको बोला भाई यहाँ शामिल होने, नहीं माना। तो पटेल साहब गए सेना लेके, चलो भाई करते हैं चढ़ाई कर दी यहाँ पर पुलिस कार्रवाई की, ठीक है। और 17 सितंबर 1948 को इसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा बना दिया। तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, हैदराबाद को भारत में शामिल करने से, भारतीय संघ में शामिल करने से। और कब ये शामिल हुआ था, 17 सितंबर 1948। तो दोनों प्रश्न बनते, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात निम्न में से किस रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद। देखो जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर, हालांकि यहाँ का राजा भाग गया था, यहाँ का राजा पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, वो कुत्ता प्रेमी था, अपने सारे कुत्तों को भी अपने साथ ले गया। देखो तीसरा था यहाँ पर जम्मू कश्मीर, तीसरा कौन था, जम्मू कश्मीर। और यहाँ के शासक कौन थे, राजा हरि सिंह, राजा छोड़ो हरि सिंह यहाँ के शासक थे, ठीक है, हरि सिंह यहाँ के शासक थे। इन्होंने बोला हमें न भारत में शामिल होना है, न पाकिस्तान में शामिल होना है, हम अपना अलग देश बनाएंगे। हरि सिंह बोलते हैं हम अपना अलग देश बनाएंगे, ठीक है। अब जब तक भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, भारत वहां पर सेना नहीं भेज सकती है, आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो भारत में शामिल होगा भारतीय सेना वहीं तो जाएगी। अब आज भी आप देखते हैं, ऐसा थोड़ा ना भारत की सेना नेपाल की रक्षा करने चले जाएगी, वो तो हो सकता है वहां पर कुछ जब विपत्तियां आए तो उस दौरान सहायता कर सकते, लेकिन उसकी सेना या परमानेंट वहां पर तैनात नहीं हो सकती जब तक तो वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी भारतीय संघ का हिस्सा अभी तक नहीं बना था, तो इसलिए यहाँ पर सेना नहीं गई थी अभी तक का, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर राजा हरि सिंह बोले हम तो स्वतंत्र रहेंगे, अलग रहेंगे, हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे ना, उन्होंने मौका देखा और यहाँ आके सीधा कब्जा कर लिया कश्मीर पर, मतलब ये जो इधर का एरिया यहाँ पूरा कब्जा कर लिया पाकिस्तान के घुसपैठियों ने। अब हरि सिंह डर गए, हरि सिंह क्या हुआ, डर गया, वो सीधा आया नेहरू के पास, बोला नहीं जी बस अब तो हमें भी भारत में आप शामिल कर लीजिए। पहले तो उसने इनको घुसने दिया और फिर भी भारत में, उसके बाद फिर वो भारत में शामिल होने के लिए आ गया कि नहीं हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब देखो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़, पुलिस कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद, और इसको विलय पत्र के आधार पर, ठीक है, विलय पत्र के आधार पर। विलय पत्र के आधार पर इसने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर नहीं किए, कुछ शर्तें इसने ले ली, जिसमें जम्मू कश्मीर में संविधान अलग होगा, ठीक है, और वहां का मतलब कानून अलग होगा, जो 370 अनुच्छेद था, तो वो सब चीजें इसने उस दौरान नेहरू जी से ले भी ली। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उस पर आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर, उसको कब्जा करने के लिए। राजा हरि सिंह के पास सेना तो थी नहीं, है ना, तो सेना नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, नेहरू की शरण में आए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करते ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का हिस्सा हो गया और तुरंत वहां सेना भेज दी गई, ठीक है। कुछ हद तक ये सैनिक भगा भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी जो पीओके वाला एरिया है ना, वो तब से ही विवाद का विषय रहा। ये पीओके है ना, यहाँ पर इसके 3 हिस्से हैं पीओके के। देखो जो कश्मीर का एरिया है, इस तरह से मान लो, ठीक है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। तो यहाँ पर जो पीओके वाला एरिया, ये भी 3 हिस्सों में, एक है आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, ठीक है, एक है गिलगित और एक है बल्तिस्तान, ठीक है, गिलगित और एक है बल्तिस्तान, ठीक है। आजाद कश्मीर में ही इस पीओके की राजधानी कहां पर, मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद किसकी राजधानी है,
ये जो आजाद कश्मीर है, ये जो पीओके है, पीओके की राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद। कहाँ पर है? आजाद कश्मीर वाले एरिया में आती है, ठीक है। तो ये भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन अभी क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर इसको बोलते हैं, पीओके, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर इसको कहा जाता है, जो कि भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। जो उसमें हरि सिंह ने गलती की, यदि भारतीय संघ में पहले ही शामिल हो गया होगा तो होता तो ये नौबत ही नहीं आती, वहां पर भारतीय सेना चली जाती। लेकिन पहले तो शामिल हुआ नहीं, जब पाकिस्तान के सैनिक आए उसके बाद बोला नहीं जी, आ गया, हाथ जोड़ के शरण में हम आगे प्रभु आपकी, रख लो हमको भी, सेना भेजो फटाफट, नहीं तो ये चले जाएंगे पूरा देश लूट के, है ना। तो तब यहाँ पर सेना भेजी गई, और हालांकि अभी तक भी ये भारतीय पूर्ण रूप से भारतीय कब्जे में नहीं आ पाए, लेकिन भारत का हिस्सा है, ठीक है, भारत का ही ये हिस्सा है। लेकिन क्या है, पाक अधिकृत है अभी। ये क्या, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है वैसे तो, ठीक है, कभी भी ले सकते हैं। जिस दिन मन आया भारत के कुछ लोग भी जाएंगे पाकिस्तान, तो वैसे ही कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इसके तीन हिस्से हैं। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसके तीन हिस्से हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में ही इसकी राजधानी पड़ती है मुजफ्फराबाद। आपसे पूछा जा सकता है, देखो अब देशी रियासतें आप समझ रहे होंगे कुल कितनी थी, 552। इनको एकत्रित करने के लिए किसके अध्यक्षता में बनाई गई समिति? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या क्या विकल्प दिए गए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में मिल जाए, या स्वतंत्र रहे, ठीक है। 549 तो इजिली मिल गई। किसी ने, मतलब हर किसी ने अपनी अपनी शर्तें रखी कि राजमहल हमारा होगा, या फिर हर किसी की अपनी अपनी शर्तें रही थी। लेकिन जूनागढ़ के राजा बोले नहीं जी, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। तो पाकिस्तान भाग भी गया बाद में, ये अपने सारे कुत्तों को लेके पाकिस्तान भाग गया। कौन? जूनागढ़ का राजा। जन्म संग्रह, लोगों ने बोला हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो जन्म संग्रह के आधार पर। हैदराबाद के निजाम बोले हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो इन्होंने यहाँ पुलिस कार्रवाई की, ठीक है। सेना गई पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस के रूप में, और 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर के हरि सिंह बोले हम अलग राज्य बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने वहां से घुसपैठियां भेज दी, ठीक है, घुसपैठिए भेज दिए। तो हरि सिंह शरण में आ गए, और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर, पुलिस कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद, और जन्म संग्रह के आधार पर जूनागढ़। अब रट्टा मारने की आवश्यकता है आपको? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखो, जब ये देशी रियासतें मिल गई, सारी सारी देशी रियासतें अब हमने जोड़ दी, 552 की 552 जोड़ दी, तो क्या बन गया, ये भारत बन गया, भारतीय संघ बन गया, ठीक है। इसमें राज्यों को कैसे बांटा गया? राज्यों को ए बी सी डी आधार पर बांटा गया, बांटा गया, ठीक है। आपको देखो, ये कहीं किताबों में नॉर्मल जो छोटी किताब आप पढ़ते हैं ना, नहीं मिलेगा आपको। और इतना, मतलब मेरा प्रयास भी यही है आप लोगों को डीपली पढ़ाऊं और कम समय में, ठीक है। ए बी सी और डी। ए में कौन शामिल थे? ए में शामिल थे जो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है। राज्य जो अंग्रेजों के अधीन थे, मतलब जहां पर अंग्रेजी शासन था, जो अंग्रेजी शासन में थे, ठीक है, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वो क्या हो जाएंगे? ए में आ जाएंगे। बी में कौन से आ गए? देशी रियासतें। देशी रियासतें थी, जो देशी रियासतों वाले क्षेत्र। अब 552 देशी रियासतें, जरूरी थोड़ा ना कि 552 राज्य हम बना देते, क्योंकि कहीं कहीं तो देखो ना छोटे छोटे। अब टिहरी कितना बड़ा था भाई, टिहरी में उत्तरकाशी, टिहरी का एरिया छोटा सा। उत्तराखंड का सोचो 15वां 20वां हिस्सा, इतना छोटा उत्तराखंड है, उसका भी 15वां 20वां हिस्सा टिहरी था। इतने छोटे छोटे राज्य तो बन नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो, देशी रियासतों वाले क्षेत्रों को जोड़कर कुछ राज्य बनाए गए। जो अंग्रेजी शासित राज्य थे कितने थे? 9, ठीक है। जो ऐसे राज्य थे, देशी रियासतों वाले राज्य थे, कितने राज्य बनाए गए? 9। तीसरे राज्य थे बड़े शहर उस समय के, ठीक है, जहां पर अंग्रेज केवल कब्जा किए थे, जिन्हें बोलते कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी राज्य, ठीक है, कमिश्नरी राज्य, जहां पर अंग्रेज केवल कब्जा किए थे, मतलब शासन चलाते थे किसी न किसी के माध्यम से, ठीक है, कमिश्नर के माध्यम से शासन चलाते थे। तो जहां पर कब्जा किए थे, कमिश्नरी स्टेट में आ गए तीसरे, कमिश्नरी राज्य, ठीक है। कुछ बड़े शहर थे यहाँ पर, ये कितने थे? 10, ठीक है, बड़े शहर थे जिनमें, ये हो गए 10। और चौथे डी में कौन से आए? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य, ठीक है, केंद्र शासित राज्य,
जिसमें कौन था, एक था अंडमान निकोबार। तो ये व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई, ठीक है। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई, राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। कैटेगरी ए में वो राज्य आए जो अंग्रेजी शासन के अधीन थे, कैटेगरी बी में वो राज्य आए जो देशी रियासतें थी, ठीक है। कैटेगरी सी में कौन से थे, कमिश्नरी स्टेट थे। और कैटेगरी डी कौन सी थी, केंद्र शासित प्रदेशों की। अब वर्तमान में क्या है, केवल 2 ही है ना, एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यहाँ पर अब 4 हैं। ये कैसे हो गया, ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये जानना भी तो जरूरी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, ठीक है। भाषाई आधार, अब ये तो ऐसे राज्य बना दिए, देखो ये बटे हुए ना, देशी रियासतों वाले एक राज्य बना दिए, जहां पर अंग्रेजों का शासन था एक बना दिए, जहां अंग्रेज कब्जा किए थे ये बना दिए, और केंद्र शासित प्रदेश ये बना दिए। अब लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं राज्यों का गठन क्या होना चाहिए, भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो इसकी आवाज धीरे धीरे उठने लगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जो समिति बनाई गई वो थी एस के धर समिति, ठीक है। सबसे पहले समिति कौन सी बनाई गई, एस के धर समिति, ठीक है। एस के धर समिति कब बनाई, जून 1948 में, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। और क्या बोला, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की इसने, ठीक है। इसने बोला कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, यानी कि जो भाषाई आधार वाला मत था इसने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसने बोला भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर। मतलब जैसा प्रशासन चलाया जा सकता है जैसे, वैसे राज्यों का गठन होना चाहिए। किसने बोला, एस के धर समिति ने। कब गठन, अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो गए इसमें, एस के धर। समिति गठित कब हुई, जून 1948। रिपोर्ट कब दी, दिसंबर 1948। और बोला कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की जानी चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात विरोध बढ़ता गया, विरोध बढ़ता गया लगातार। तो दूसरी समिति बनी एक जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक थे इसमें देखो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे थे इसमें पट्टाभी सीतारमैया, और तीसरे कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, और तीसरे थे कौन थे, सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 इसमें शामिल थे। इन तीनों की एक समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। कब गठित हुई थी, ये गठित हुई थी, देखो ये गठित हुई थी दिसंबर, गठन कब हुआ, दिसंबर 1948 में, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, अप्रैल 1949 में इसने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी, अप्रैल 1949। ये सब पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। देखो जेवीपी समिति गठन हुआ दिसंबर 1948 में। क्यों गठित हुई थी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए। तो इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया, राज्यों के गठन का विरोध, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किसने किया, जेवीपी समिति ने, ठीक है। गठन कब हुआ था, दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट कब आई, अप्रैल 1949 में। 3 इसमें सदस्य शामिल थे। अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बोला भाई तुम लोग समिति गठित कर रहे हो, तुम विरोध कर रहे हो, हम भी शुरू करते हैं। तो विरोध शुरू हो गया भारत में, जगह जगह विरोध शुरू हो गया कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। और अनशन शुरू कर दिया किसने, तेलुगु भाषी राज्य जो कि जहां पर कौन थे, पोटी श्री रामोल्लू, ठीक है। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। कब, 1952 में। तेलुगु भाषी राज्य की मांग के लिए, ठीक है, मांग के लिए पोटी श्री रामोल्लू ने 56 दिन की हड़ताल की, ठीक है। 56 दिन की हड़ताल की, भूख हड़ताल की, और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। भूख हड़ताल इसको लिख लीजिएगा।
56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, 1952 की एक घटना है। उसके पश्चात तब सरकार को लगा कि अब क्या करना चाहिए, एक और समिति गठित करना चाहिए मजबूर होकर, ठीक है। पहले सरकार ने देखो आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बना दिया, ठीक है। भाषाई आधार पर अलग राज्य बना दिया। इस प्रकार देखो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? इस प्रकार भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश अब भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। अब सरकार को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं राज्यों के गठन में कुछ खामियां रह गई हैं, ठीक है। बार बार जो समितियां बनाई थी, देखो कोई भी जब कार्य होता है, कोई भी नई चीज लागू होती है तो उसके लिए समिति बनती है। समिति का कार्य होता है वो लोगों तक जाए, उनसे बातचीत करे, उसके आधार पर अपनी रिपोर्टों देती है। जैसे अभी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित की है, तो समिति जगह जगह गई, लोगों से मिली, उसके पश्चात अपनी रिपोर्ट देगी, है ना। तो इसके बाद सरकार को लगा कि पुनः एक आयोग बनाया जाए। तो सरकार ने कौन सा आयोग बनाया? फजल अली आयोग, ठीक है। सरकार ने कौन सा बनाया? फजल अली आयोग। इसका गठन कब किया गया था? देखो इसका गठन हुआ था 1955 में। 1955 में इसका गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य कौन थे इसमें? अन्य सदस्य जो थे उसमें वो थे, देखो एक थे के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 इसमें कुल सदस्य थे, ठीक है। के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। मतलब 3 सदस्यीय एक आयोग बनाया, फजल अली आयोग। कब गठित हुआ? 1955 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में, ठीक है। रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी 1956 में और बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की, ठीक है। मैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतर, ठीक है। किस तरह से चल रहा है देखो घटनाक्रम। भारत में जब भारत स्वतंत्र हो गया, देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई, तो भारत में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर ए राज्य थे जो अंग्रेजी शासन में थे, बी में देशी रियासतें, सी में कमिश्नरी राज्य और डी में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हुई तो एसके की समिति में पहला आयोग गठित हुआ। इसने प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। फिर जेबीपी समिति, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया? विरोध किया। फिर तेलुगु भाषी राज्य की मांग के लिए पोटी श्री रामोलू ने 56 दिन की हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना दिया। कई बार ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। फिर सरकार को लगा कुछ ना कुछ खामी तो रह रही है, ठीक है। तो इसने फिर एक समिति गठित की, फजल अली अध्यक्ष थे, फजल अली। अन्य सदस्य थे के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। 1955 में गठन हुआ और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब ये राज्य हटे कैसे, ठीक है। यहां से भी मिटाते हैं, संविधान से भी मिटाते हैं। यहां तक का घटनाक्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उससे पहले देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल का क्लास शायद आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं भी आ सकती है, तो आगे आपकी क्लास परसों से पुनः जारी हो जाएगी। अगर कल नहीं आएगी तो मैं आपको कम्युनिटी के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। कल की क्लास आएगी या नहीं आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि पहुंच गया तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ? 1956 में, ठीक है। 1956 में इसके माध्यम से जो पुरानी व्यवस्था थी एबीसीडी क्या कर दी? समाप्त। वर्णमाला समाप्त नहीं करी, जो एबीसीडी राज्य थे वो समाप्त किए, ठीक है।
जो इस कैटेगरी में राज्य बटे हुए थे ये व्यवस्था समाप्त हो गई और नई व्यवस्था आ गई भारत में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है, कब कितने बने देखो, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब जो 14 राज्य थे ये मुख्य मुख्य राज्य थे, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे पंजाब। पंजाब तब क्या था, पेप्सू। पंजाब का नाम क्या था, पेप्सू। ठीक है, पंजाब का नाम क्या था, पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये क्या था, पंजाब का नाम था उस समय। ठीक है, तो एक राज्य ये हो गया, एक राज्य जम्मू कश्मीर हो गया, एक संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, हालांकि 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था, एक उत्तर प्रदेश हो गया। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नीचे उड़ीसा हो गया, बीच में मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान, नीचे मुंबई। मुंबई यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया तब क्या था, मुंबई राज्य। ठीक है, मुंबई हो गया, नीचे आंध्र प्रदेश हो गया, साथ ही केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया। ये क्या थे, प्रमुख राज्य थे उस समय जो गठित हुए। अब धीरे धीरे देखो नए नए राज्य फिर बनते रहे। कैसे बने वो आप लोग तैयार करेंगे, आज कैसे तैयार करेंगे वो ये मैं आपको बताता हूँ। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एबीसीडी व्यवस्था समाप्त हो गई और ये लागू कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चों को ये संविधान संशोधन पता नहीं होता है, 7वां, ये क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा जो पुरानी एबीसीडी व्यवस्था है वो समाप्त करते हुए यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण देखो, पेप्सू एक बहुत महत्वपूर्ण है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब एसोसिएशन। ठीक है, जो पेप्सू था इसको 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा तोड़ दिया। अब तोड़ के कितने भाग इसके बन गए, एक बन गया पंजाब, दूसरा बना हरियाणा, ये 2 राज्य बन गए, तीसरा बना हिमाचल। ठीक है, हिमाचल, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, हिमाचल और चंडीगढ़, ये क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, हरियाणा और पंजाब 2 राज्य बने। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब का गठन कब हुआ था, 1966 में। ठीक है, और हिमाचल तब केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और चंडीगढ़ अभी भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के रूप में पेप्सू को तोड़ दिया गया। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर, शाह आयोग, इसके लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, शाह आयोग, इसकी सिफारिश पर इसको तोड़ दिया गया। अब आपने देखो आपका जो होमवर्क है आपका, ये तो आप समझ गए ना, ये आपको पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। अब आपका एक मैंने आपको सिक्किम ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिक्किम 15 मई, सिक्किम का हुआ था 16 मई है शायद, 16 मई 1975। ठीक है, 16 मई 1975 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बना था। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, भारत का राज्य बना। इसके अलावा देखो नागालैंड बना था भारत का राज्य, नागालैंड कब बना था ये आपने नोट करना है। ठीक है, गोवा, पहले गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1987 पूर्ण राज्य बना गोवा। ठीक है, बाकी देखो इसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पर राज्य जो गठित हुए थे 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हुए थे, 1972 में 3 राज्य बने थे। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर इत्यादि, वो सब आपने अब स्वयं से, वो आपका होमवर्क है आज का, क्योंकि जो समझना था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का गठन कब हुआ, जैसे 1 नवंबर छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना, उसमें आपको ऐसे बताता हूँ देखो। और 9 नवंबर को कौन सा बना था, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड। ठीक है, और 15 नवंबर को कौन सा बना, झारखंड बना। 15 नवंबर को कौन सा बना, झारखंड बना। और 2 जून 2014 को कौन बना, तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2014 को कौन बना, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था।
ये तीनों 2000 में बने थे, ठीक है। ये तीनों कब बने? 2000 में। 2 जून 2014 को कौन बना? तेलंगाना। फिर एक 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। कब दिया? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। J&K और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। देखो कुछ कुछ मैंने आपको बता दिए। पटियाला मैंने आपको, देखो यहाँ पर पंजाब हरियाणा कब गठित हुए, हिमाचल, चंडीगढ़, ये सब मैंने आपको समझा दिया। सहाय आयोग मैंने आपको समझा दिया। राज्य पुनर्गठन से संबंधित सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 16 मई को सिक्किम मैंने आपको बता दिया। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा। अब 3-4 तो राज्य बचते हैं, 3-4 राज्य बचे, वो आपका काम है थोड़ा बहुत। आप भी किताब खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ऐसा फील होगा कि आपने बहुत सारा कुछ कर लिया है आज, है ना। तो पॉलिटी देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। समझ में यदि आया है तो दोस्तों आपका कमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपका एक एक छोटा सा लाइक जो होता है ना ऐसे, उसको दबा सकते हैं आप लोग। साथ ही एक शेयर का जो ऐसे चिन्ह सा आता है उसको चाहें तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना। चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई अन्य भी समझे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने आज का आपका होमवर्क है। आपने राज्यों का पुनर्गठन देखना है, कैसे कैसे कब कब कौन सा राज्य किस राज्य से अलग हुआ है, डेट सहित याद करना है, पूछा जाता है। डेट सहित याद करना है, पूछा जाता है, ठीक है। पुनः कह रहा हूं, देख लो क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ? तो कब हुआ था देख लो, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान का भाग 1, जिसे आप बहुत बेहतरीन तरह से समझ चुके हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखो कोई भी आपको डाउट है पॉलिटी में, कुछ भी आपका डाउट रहता है आप लोग मुझे भेजिए, ठीक है। मैं आपको अगली क्लास में उसको समझाऊंगा। प्रत्येक क्लास में आपको यही बोलता है, आपको उत्तराखंड के इतिहास में कोई डाउट था, उत्तराखंड के भूगोल में था, उत्तराखंड के नदी तंत्र में था, या फिर हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, कोई भी डाउट रहता है ना आप लोग भेजिए, मैं आपको उसको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन डाउट आपका रहता नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रयास भी यही रहता है आपको टुकड़ों में तोड़ के और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाने का हमेशा प्रयास रहता है। क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे जुड़े हुए हैं सब नए बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग कोचिंग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपको एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ठीक है, और मैं उसको पूरा करूंगा। तो आप लोग ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, एबीसीडी व्यवस्था समाप्त, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ये लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। पहले था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू था। पेप्सू को कब तोड़ा गया? 18वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा, शाह आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। 4 भागों में बट गया। पंजाब हरियाणा 1966 में बन गई, हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना तत्समय, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश था है, लेकिन हिमाचल 1971 में पूर्ण राज्य बन गया। फिर 1972 में 3 राज्य बने थे, ठीक है। 1972 में 3 कौन कौन से बने थे आपका काम है देखना। फिर 1975 में हमने देखा सिक्किम राज्य बन गया। फिर 1987 में 3 राज्य बने थे, 1987 3 राज्य बने थे, काम है आपका देखना, जिसमें 2 राज्य, एक राज्य में आपको लिखा चुका हूँ, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे अपने राज्यों का क्रम भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखो 14 तो बने ही बने, 15वां इस तरह से। फिर आगे आपको देखेंगे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए, मुंबई टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए, फिर नागालैंड बना, फिर पंजाब और हरियाणा आए, ठीक है, ये क्रम भी है। फिर हिमाचल आया, फिर 3 पूर्वोत्तर राज्य आए, फिर सिक्किम आया, फिर 2 पूर्वोत्तर राज्य आए, फिर गोवा आया, इस तरह से फिर छत्तीसगढ़ आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर झारखंड आया, फिर आया तेलंगाना, ठीक है। बाद में फिर जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट के केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये क्रम भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे नागरिकता। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? नागरिकता। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर भाग तो 22 है हमारा, तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं लगेगा, आपको मैं केवल महत्वपूर्ण चीजें इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो अभी जो जो चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, नागरिकता महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है, भारत के राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है, संसदीय व्यवस्था अभी देखो आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। केवल अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो हम चर्चा कर लेंगे, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद, एक क्लास में आपको सारे अनुच्छेद में टाइप करके करवा दूंगा, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सारे नहीं, जितने महत्वपूर्ण है 100 125, बाकी जो अनुच्छेद याद करवाने वो मेरी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद कैसे याद होंगे आपको, उपराष्ट्रपति के कैसे याद होंगे, राज्यपाल के कैसे याद होंगे, वो सब मेरी जिम्मेदारी है याद करवाना। आप लोग बस पढ़िए, ठीक है। आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए और ईमानदारी से करिए।
ल्यूसेंट मैंने आपको बोला था, या फिर कोई भी सामान्य अध्ययन की आप लोग एक किताब आप लोग रखिएगा, आपके पास होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा नए नए फैक्ट, ठीक है। उसमें आप लोग देखिए, अन्य जो चीजें छूट जाते हैं, देखो मैंने जैसे यहाँ पर छोड़ दिया, यह राज्य आपका होमवर्क है आज, तो आपने ये करना है, साथ ही पूरे अपने ये 4 अनुच्छेद ये याद करने, और साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुसूची पढ़ लीजिएगा आप आज, ठीक है। कुछ आप लोग करो, अब मैं यही करूंगा, क्योंकि हम होमवर्क में बहुत सारा कवर कर लिए हैं। अब जिस दिन हम जो चीज पढ़ेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दे दूंगा, ताकि आपका वो सब्जेक्ट और बेहतर हो जाए, ठीक है। आज आपने अनुसूची पढ़नी है, किसी एक क्लास में आपको मैं 22 भाषाएं समझा दूंगा, ठीक है। किसी एक क्लास में आपको 22 भाषाएं मैं समझा दूंगा, ऐसे याद हो जाएंगे आपको 22 भाषाएं, बिल्कुल आपको कुछ करने की याद नहीं, ठीक है। सीधे आप कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, इस तरह से याद करेंगे उसको, ठीक है। एक क्रम से आप याद करोगे, कोई भी आपको दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकता। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि अगली क्लास, यदि मैं देखो पहुंच गया स्टेशन पे, तो कल आ जाएगी, वरना परसों आएगी, ठीक है। अगली क्लास तभी आ पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।